जी स्टूडेंट्स, we were discussing the four models of the pure four models of the competition of the market. Okay, so what is the pure competition? We discussed that there are very large number of firms in the pure competition. Okay, and they are independently acting sellers who offer their products in large markets. Okay, their products are standardized. Okay, they are not high on the product differentiation. Okay, and they involve in the sale and production and sale of products which are identical and homogeneous. यानी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जैसी हैं, ठीक है, और एक दूसरे से वो डिफ्रेंशिएट नहीं की जा सकती. और these firms are price takers. Okay, the firms cannot change the market price, but can only accept it as a given and adjust to it. Okay, so they are price taker. Price taker firm वो होती है जो कि अपनी मर्जी से प्राइस को जो है वो ज़्यादा या इंक्रीज नहीं कर सकती, बस वो उनको जो भी प्राइस मिलती है वो वही प्राइस चार्ज करती है. ठीक है, अपनी मर्जी से वो प्राइस जो है वो लोग नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, और उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देयर आर नो एनी बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट. ओके, सही. हाँ, अभी ये है कि हम देखते हैं कि डिमांड एज सीन बाय प्योरली कॉम्पिटिटिव सेलर. डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व जो है वो इस कंपटीशन में वो किस तरह के होते हैं और किस तरह असरअंदाज होते हैं. ठीक है, तो the demand schedule and demand curve faced by the individual firm in a purely competitive industry is perfectly elastic at the market price. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक यूँ होते हैं कि जब अगर आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ the demand to the change in the price is high. Okay, so we must recall that the firm is a price taker and cannot influence the market price. Therefore, the industry as a whole determines the market demand curve and it can affect the price by changing industry output. फर्म जो है वो कुछ नहीं कर सकती, फर्म जो है प्राइस के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती. हाँ, मगर जिस तरह हमने पहले कहा कि अगर इंडस्ट्री एज ए होल अगर वो आउटपुट को डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे तो इस हिसाब से जो है वो फर्म की जो प्राइस है वो चेंज हो सकती है. ठीक है, यानी उस हिसाब से वो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट कर सकती है. यानी कि आप उसको सप्लाई साइड के पर कंट्रोल कर लें, प्रोडक्शन साइड से आप कंट्रोल कर लें. यदि आप प्रोडक्शन आपने कम कर दी तो सप्लाई जो है वो कम हो गई, तो इस हिसाब से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर पीपल विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर योर प्रोडक्ट्स. ओके, तो उस हिसाब से फिर आप प्राइसेस जो है ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज जो है कोई एक फर्म इसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती. ये कुछ ग्राफ्स हैं, देख लें. अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमने देखनी होती हैं कि जी कास्ट और रेवेन्यू और इसकी कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो है यहाँ पे थोड़े से डिस्कस करेंगे. थोड़ी इसको समझने की चीज़ें हैं कि व्हाट आर द टोटल रेवेन्यू एंड व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू. ओके, सो टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू से मुराद ये है कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. ओके, we also know that the firm's demand schedule is also its average revenue schedule. Okay, so price per unit to the purchaser is also the revenue per unit or average revenue to the seller. Okay, so we can say that all buyers must pay a particular amount per unit to say the revenue per unit. Okay, so average revenue क्या है, average revenue is received by a seller which can be obtained by dividing the total revenue divided by number of products. Average revenue क्या है, is the total revenue from the sale of the products divided by the quantity of the product sold. यानी आप जितनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बल्कि आप पहले आप टोटल रेवेन्यू समझ लें कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. यानी टोटल रेवेन्यू क्या है कि आपने जितनी चीज़ें बेचते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है आप बेच रहे हैं. ठीक है, तो उसके किस प्राइस से बेच रहे हैं. ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल फ़ोन है या एक कोई भी आइटम है, चेयर है, ठीक है, आप बेच रहे हैं, तो उस चेयर की क्या प्राइस है. से फॉर एग्जाम्पल उस चेयर की प्राइस है
₹1000। ओके, कितनी है? 1000 की एक चेयर है। तो ये होगी प्राइस। और अगर क्वांटिटी आप उसको एक बेच रहे हैं तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ₹1000। अगर दो बेच रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 2000। इससे अगर आप 5 क्वांटिटी जो है वो 5 शेयर बेच रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हुआ? 5000। ओके, तो 5000। इस हिसाब से ये टोटल रेवेन्यू आपको जो कि 5 चेयर्स बेचने से हासिल होता है वो है 5000, क्योंकि एक यूनिट की जो प्राइस है वो है 1000। ठीक है, तो ये हुआ टोटल रेवेन्यू। सही है, तो टोटल रेवेन्यू जो है, हाँ, ये अगर आप देखें कि अगर प्राइस जो है आपकी बिल्कुल एक ही जा रही है, सेम जा रही है और उसमें आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एवरेज जो प्राइस है, एवरेज जो रेवेन्यू है वो इज इक्वल टू द प्राइस। ठीक है, कैसे? कि अगर आपने 5 जो यूनिट सेल किए, क्योंकि आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, तो 1,000 पे ही आपने सेल किए हैं, तो आप एवरेज रेवेन्यू किस तरह जो है वो मेजर करेंगे? कि आप करेंगे टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू आपके पास जो था वो था क्या नाम है, कितना था? 5000। और क्वांटिटी कितनी थी? 5। ठीक है, अभी आप देखें कि तो कितनी थी क्वांटिटी आपकी? 5000। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितने? 5। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 1000। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो 5000 को आप 5 से डिवाइड करें। 5000 आपका टोटल रेवेन्यू था और क्वांटिटी जो आपने शेयर की 5 थी, तो उसका आपने डिवाइड किया 1000। और 1000 एक्जैक्टली सेम प्राइस है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो हमने पहले किया था कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या है कि प्राइस, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस जो है हमारे पास हमने कहा था कि है जनाब 1000। ठीक है, और जो हमने क्वांटिटी जो सेल की थी वो थी 5 चेयर्स। कितनी थी? 5 चेयर्स। ओके, तो टोटल जो हमने रेवेन्यू डेवलप किया वो कितना था? 5000। तो अगेन आप देखें कि अगर आप जब एवरेज प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो एवरेज रेवेन्यू का जो, सॉरी, जो फार्मूला था वो क्या था? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड का यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना था? क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो नीचे हमने जनरेट किया था 5000। हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट सेल की हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आपने, अगर आप फॉर एग्जांपल एक 1000 पे करते हैं, दूसरी जो प्रोडक्ट है वो आप जो है 1000 और 50 पे करते हैं। ठीक है, और तीसरी जो प्रोडक्ट है वो आप कर रहे हैं जनाब 1100 में, और चौथी जो प्रोडक्ट है वो आप कर रहे हैं 1200 में सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब आप के पास पावर है, अख्तियार है, और आप जो है वो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 900 में आपने की है। ठीक है, तो अभी आप बताएं कि ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपने 5 की हैं और प्राइस आपके पास जो है वो सिंगल नहीं थी। ठीक है, तो आपने कैसे करना है? तो आपने यहाँ पे अगर टोटल कर लेते हैं 1 बाय 1, तो कितना हुआ ये बताएंगे? कोई कैलकुलेट करके देगा? आप इतने सारे बैठे हैं, चले गए? जी बोले, ये कितना हुआ? 1000, 1050, 1100, 1200 या 900, कितना हुआ? Sir, 5,250 maybe. 5250। ओके, 5250 आपने कौन सा जमा किया? टोटल, ये क्या है? टोटल रेवेन्यू। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब टोटल रेवेन्यू आपका था 5250। ओके, चले जी, मुझे इसका एवरेज जो है वो रेवेन्यू निकाल के दें। इसका फार्मूला क्या है एवरेज रेवेन्यू का?
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, टोटल रेवेन्यू आपका ये है 5250 और क्वांटिटी आपकी कितनी है आप कैलकुलेट करके दे दें। शाबाश, जल्दी करें। 5250 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ऋषा, हाँ जी असद। सर 1050। 1050, ठीक है। कहीं जवाब दे दो माइक के खुले तो लगा को। ओके, साजिद सर। हाँ साजिद नबी, थैंक यू। 1050, ठीक है। ओके 5 250 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और इक्वल टू कितना है 1050, है ना। तो 1050, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आपने डेवलप कर लिया, सही है। तो कहने का मकसद ये है बुनियादी तौर पर कि हमने जब प्राइस को देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से जो है वो आप प्राइसेस को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात यहाँ समझ में आ गई। तो अब ये ग्रेजुएशन पे जाएगी, ओके। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको शायद ये इजी हो, समझ में आ गए। आगे है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू किसको कहते हैं? इट इज अ चेंज इन द टोटल रेवेन्यू दैट रिजल्ट फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट। ओके, मैं वो देखूं दोबारा आ सकती है। चलो, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इट इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू दैट रिजल्ट फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर जब आप क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं और क्या नाम है टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रही है, तो ये असल में देखें वो मैंने वैसे स्लाइड जो है वो डिलीट कर दी। क्या नाम है हमारा जो एनोटेशन था, थोड़ा सा यहाँ शायद आपको नजर आ रहा हो, ये आ रहा है कुछ नजर? तो आप वहाँ पे देख रहे थे कि एक प्रोडक्ट अगर आपने 1000 में बेची, फिर आपने दूसरी जो 1050 में बेची, सही है। दूसरी आपने 1100 में बेची, तीसरी आपने 1200 में बेची, चौथी तो 1300 में, ठीक है, पांचवी फिर कम हो गई, सही है। तो कहने का ये है कि जब आप जब एक अगली कर रहे हैं चेंज, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो या डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, ठीक है। एडिशनल यूनिट जब आप बेचते हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, उससे आया आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमने देखना है। जो वो चेंज आ रहे हैं रेवेन्यू में, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, सही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एट द मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस। जो वो कांस्टेंट होगा जब प्राइस जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड हो, यानी जब आपने आपके पास इख्तियार नहीं है, आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, तो आप समझिएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, नहीं घट रहा, सेम ही रहता है, सही, कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर देखें, हमने पहले जो एग्जांपल दिया था, सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आप 1000 में चेंज कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप प्राइस को जो है वो मतलब है कि चेंज नहीं कर सकते, आप प्राइस को जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट व्हिच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्योर कंपटीशन, ठीक है। बिकॉज यू in a you having a member of
pure competition industry group as model, you don't have control over the price. You cannot change the price. Okay. So then अगर आप सारे यूनिट एक ही सिंगल प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो इट मींस मार्जिनल रेवेन्यू जो है इट इज कांस्टेंट. ओके. Each additional unit of output produced adds the same amount to total revenue. यानी तो वो जितनी प्राइस आप एक यूनिट को में बेच रहे हैं उसमें कोई भी जो है फर्दर तब्दीली जो है वो नहीं आ रही. सही है. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें. Suppose the market price is $4. Okay, average revenue and marginal revenue are equal to the price. कैसे है? आउटपुट और ये प्राइस है. जीरो प्राइस आप समझे कि अगर प्राइस जो है आपने एक भी यूनिट नहीं किया, आपने एक भी यूनिट सेल नहीं किया तो आपकी प्राइस 4 है, मगर आपका फिर टोटल रेवेन्यू भी डेवलप नहीं हुआ और यकीनन जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो भी डेवलप नहीं हुआ. ठीक है. तो एक जब आप यूनिट सेल करते हैं $4 पे तो टोटल रेवेन्यू आपका $4 आया. ठीक है. तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू बना वो भी 4 ही आया. 4 डिवाइडेड बाय 4. सही है. जब आपने दूसरी भी $4 पे बेची तो टोटल रेवेन्यू आपका 8 हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8. ठीक है. और फिर 8 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 4. सही है. इस तरीके 3 डिवाइडेड बाय 4 12 और 12 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 12 डिवाइडेड बाय 3 4. ठीक है. इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4. तो टी आर जो है जिस तरह हमने कहा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू है और एवरेज रेवेन्यू जो है वो टी आर डिवाइडेड बाय क्यू है. ठीक है. तो आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर आ जाता है. क्यों? जब आपकी ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं. जब आपका ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. ठीक है. और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? ये जो चेंज आ रही है, क्या आ रही है? चेंज. पहले 0 था, 0 के बाद तब्दीली क्या आ रही? 4 आ गई. फिर भी दूसरी तब्दीली क्या आई? 4 आई. तीसरी क्या आई? 4 आई. चौथी क्या आई? 4 आई. तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. नजर आ रही है बात? ठीक है. पॉइंट किधर है? ये देख रहे हैं? मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका सेम आ रहा है और ये एग्जैक्टली सेम है जो कि आपका एवरेज रेवेन्यू है. सो मार्जिनल रेवेन्यू चेंज होगा. अच्छा, आप मुझे करके दे सकते हैं ये कि क्या नाम है, जो पहले हमने एग्जांपल दी थी 1000 1050 की, और उसमें आप देखें कि अगर जब आपने पहले यूनिट 1000 पे बेचा और दूसरा 1050 में बेचा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से एवरेज रेवेन्यू आप चेंज करते जाएंगे वो भी आपका चेंज होगा, मगर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है उसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आपकी प्राइस जो है वो हर बार आपने हर यूनिट जो है वो न्यू प्राइस पे जब सेल किया है तो ये चीज़ें इस तरह जो है वो डिफरेंट होती जाती हैं. ठीक है. मगर जब आपकी प्राइस सेम है, और प्राइस क्योंकि सेम तब होगी जब आपकी प्राइस जो है मार्केट डिटरमिंड है, यानी आप खुद उसे उसके पास अंदाज नहीं हो रहे हो, तो तब क्या होता है, तब जो है वो आप जो है वो चार्ज नहीं कर सकते और आपका फिर क्या नाम है एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं. ठीक? ये चीजें समझ में आ रही हैं पापा? जी जी सर बिल्कुल. ओके. Again, graphically, total revenue is a straight line
ओके, ये मैंने साइलेंट कर दिया अपने आप को। और कहाँ तक नहीं समझा था आपने, सुना था? ये स्लाइड नहीं सुनी? No, sir. No. ओके, ये चलें। ग्राफिकली हमने कहा था कि टोटल रेवेन्यू इज स्ट्रेट लाइन दैट स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, ओके, whereas the demand, the marginal revenue and the average revenue curves are horizontal as the market price P. Okay, all three curves coincide with each other. Okay, अभी यहाँ पे देखें क्या है, हमने कहा ये टोटल रेवेन्यू की जो लाइन है वो क्या आती है, अपवर्ड बढ़ रही है राइट साइड पे, ऐसे ही है। क्यों कि ये अगर क्वांटिटी है और ये जो एक्सेस है वो प्राइस को जाहिर करता है, ठीक है, और प्राइस हमने कहा था कि सेम है अक्रॉस दी नंबर ऑफ क्वांटिटी, ओके। स्पॉटलाइट चले, एक मिनट में यहाँ पे देखा था। आप देख रहे हैं ये जो, सॉरी, चले ये नोटेशन, हाँ, ये मेरा ये नजर आ रहा है, क्या नाम है, एरो? जी जी सर नजर आ रहा है। और जी सर नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू। ये मैं बात कर रहा था कि जो टोटल रेवेन्यू की लाइन है वो क्या होती है, स्ट्रेट आगे बढ़ती है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या नाम है, 4 प्राइस है, फिर दूसरी भी 4 के में डिवाइड हुआ हुआ है, सही है। और जब आपने एक यूनिट सेल किया तो 4 पे, ठीक है, और जब दूसरी यूनिट सेल किया 4 पे तो फिर आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 8। तीसरा यूनिट जब आपने 4 पे जो है वो सेल किया तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। फोर्थ यूनिट जो है जब आप ये यहाँ पे करेंगे तो ये जो है वो ये आगे नेक्स्ट जो 60 पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रेवेन्यू आगे बढ़ता जाएगा, टोटल रेवेन्यू की जो लाइन है वो सीधी आगे जाएगी। तो चूंकि प्राइस सेम है तो आप अगर यहाँ आपकी डिमांड भी उसी तरीके से सेम रहेगी और एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू की जो लाइन है वो भी सेम रहेगी, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल की लाइन एक पे आएंगे, सही है। तो ये हमने कहा था कि जब यहाँ इस तरह की कंडीशन हो, जब प्राइस जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट, जब व्हेन द फर्म्स डोंट हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस, ओके, so their average revenue and their marginal revenue remains remains constant, okay. However, their total revenue increases as compared to the increase in their quantity sold, right? ये यहाँ तक बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। So how they maximize their profit in short run? The firms in pure competition, how they maximize their profit in the short run? अब तक हमने बात की थी रेवेन्यू की और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेवेन्यू. It is not the only thing which can every revenue value is not considered as the profit, okay. So because the purely competitive firm is a price taker, it can maximize its economic profit or minimize its economic loss only by adjusting its output, okay. So what firms do, they have to just adjust their output, okay. आउटपुट के ऊपर कंट्रोल करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि पेट्रोल पंप जो है उन्होंने सेल करनी छोड़ दी थी, रीजन के प्राइसेस जो वो डिक्रीज हो गई थी, ठीक है, तो उन्होंने सेल करना बंद कर दिया और जब तक के कोई कुछ फिर तब्दीली नहीं हुई है वो इस तरह, ठीक है। और यहाँ जब उन्होंने प्राइस इंक्रीज की एक दिन में 25%, तो सारे पेट्रोल पंप खुले हुए थे। ये क्यों करते हैं, उनको पता होता है कि आउटपुट जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल करके ही वो या नुकसान से बच सकते हैं या वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब ज़्यादा प्राइस मिल रही है तो वो ज़्यादा आउटपुट करते हैं, ठीक है, या ज़्यादा सेल करते हैं, और जब प्राइस कम मिल रही है तो वो सेल को कम कर देते हैं, ठीक है, या बेचने को स्टॉप कर देते हैं। इन द शॉर्ट रन द फर्म कैन एडजस्ट इट्स वेरिएबल रिसोर्सेज बट नॉट फिक्स इट्स रिसोर्सेज टू अचीव द आउटपुट लेवल दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। रिसोर्सेज जो हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, ठीक है।
और या तो फिक्स्ड रिसोर्स होते हैं, फिक्स्ड कास्ट उनके अगेंस्ट आती है, या वेरिएबल रिसोर्सेज हैं या वेरिएबल कास्ट उनके अगेंस्ट आती है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल रिसोर्सेज से क्या मुराद है? फिक्स्ड रिसोर्सेज वो हैं कि जिनमें आप जो है वो इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और वेरिएबल रिसोर्स वो हैं जो कि आपके तब्दील होते रहते हैं विद रिगार्ड टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक फर्म जो इस्टेब्लिश हुई है, सही है, तो उसने जितनी मशीनरी ऑक्यूपाई की हुई है, जितनी क्या नाम है, उसने बिल्डिंग ऑक्यूपाई की हुई है, और तो वो उस हिसाब से वो जो रिसोर्सेज हैं वो उसके क्या हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं। अगर आपकी आउटपुट जीरो भी हुई तो भी उनके ऊपर जो आपकी कास्ट है, से फॉर एग्जाम्पल रेंट वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेरिएबल हैं। मिसाल के तौर पर लेबर है, तो लेबर आपका कुछ एक पोर्शन जो है आपका फिक्स्ड हो सकता है, और कुछ आपका एक्टिविटी के हिसाब से वेरिएबल है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपको और लोग आप उसमें हायर कर सकते हैं, और आपकी एक्टिविटी अगर जीरो है तो आप जो है वो उनको ले ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनमें तब्दीली ला सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड और क्या नाम है, वेरिएबल रिसोर्सेज का, और अगेन उसकी कास्ट वगैरह का। तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है, मगर इन शॉर्ट रन जो है वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इन द लॉन्ग रन आप फिक्स्ड रिसोर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी आप अगर न्यू मशीनरी लाना चाहें और न्यू प्लांट आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, मगर उसके लिए क्योंकि टाइम लगेगा, और इस वजह से लॉन्ग रन में तो उसमें तब्दीली आ जाती है वक्त के साथ, साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जबकि एक ही जो है वो टाइम पीरियड में उसमें तब्दीली नहीं आती। तो ये उस शॉर्ट रन में ये फिक्स्ड रिसोर्स जो है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, so profit maximization in short run, in deciding how much to produce, the firm will compare the marginal revenue and marginal cost of each successive unit of output. ठीक है, पहले हमने जब बात कर रहे थे मार्जिनल रेवेन्यू की, तो जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो यू हैव टू आल्सो कंपेयर द मार्जिनल कास्ट। ठीक है, as long as the producing is preferable to shutting down, firm should produce any unit of the output whose marginal revenue exceeds its marginal cost. Okay, और फर्म जो है उस वक्त तब जो है वो जब वो देखें कि उनका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो, सॉरी, मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो वो तब तक जो है वो आप समझें कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो ये समझें कि प्रोडक्शन जो है वो इट इज़ बेटर देन शटिंग डाउन, और वो भी फैसला उस वक्त तक ले सकते हैं जब उन्हें लॉस नहीं आ रहा। ठीक है, जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट जो है वो बराबर हों तो इसका मतलब है ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है। सही, यानी आप जितना जो है वो आप एक्टिविटी कर रहे हैं और उतना आपको रेवेन्यू मिल रहा है, और उस एक्टिविटी के ऊपर जितनी आप कास्ट जो है डेवलप कर रहे हैं उतना ही आपको रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप की जो है वो कास्ट जो है वो पूरी हो रही है, और आप उस हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है। ठीक है, if the marginal cost of unit output exceeds its marginal revenue, the firm should not produce that unit. मगर आप ये देखें कि अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, कास्ट ज़्यादा हो रही है और रेवेन्यू उसके मुकाबले में कम मिल रहा है, तो फर्म जो है वो उस वक्त लॉस की सूरत में जा सकती है। तो उस वक्त फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि हमने ये यूनिट जो है वो फर्दर प्रोडक्शन जो है वो नहीं करना। सही है, कि जब आपकी कास्ट जो है, आपको पता है कि एक यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर 1000 का खर्चा आ रहा है, सही है, और आपको मिलने वाले हैं 800 रुपये, यानी 200 रुपये आपको जो है नुकसान हो जाएंगे, तो फिर आप ये नहीं कर सकते, क्या नाम है, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आवाज़ नहीं आ रही मेरी आपको? So as long as the producing is preferable to shutting down, the firm should produce any unit of output whose marginal revenue exceeds its marginal cost. ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आते हैं कि okay, what is the profit maximization in the short run? It is a method of determining the total output at which economic profit is at a maximum, okay, or losses at a minimum, or ऐसी condition where your profits are at maximum and your losses are at minimum, तो उसको हम कहते हैं जी MR इज इक्वल टू MC रूल। यानी जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल जो कास्ट है, जिसने पहले बात की, कि वो बराबर हो,
ठीक है। अगर ये उसूल अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कंडीशन पे है, या कम अज कम जो है वो लॉसेस जो है वो आपके मिनिमम कंडीशन पे है। ठीक है। दिस रूल ओनली अप्लाइज इफ प्रोड्यूसिंग इज प्रेफरेबल रेदर देन टू शटिंग डाउन। और प्योर कंपटीशन में क्या होता है कि इस फार्मूले को हम देखते हैं कि जी P जो है वो इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय C। ओके। A firm will adjust output until marginal revenue is equal to marginal cost। ये पहले भी हमने बात की कि फर्म जो है वो तब तक जो है अपनी प्रोडक्शन जारी रखेंगे या उसको कम या ज़्यादा करेंगे जब उनको पता होगा कि आपका जो है वो एडिशनल यूनिट सेल करने से जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपके उसके ऊपर जो लागत आ रही है उसके बराबर आ रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन ये दो कंडीशंस होती हैं, और इन कंडीशंस में जो मेन चीज़ आती है वो क्या है कि हम देखते हैं कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, वो इफ प्राइस एक्सीड एवरेज टोटल कॉस्ट एट MRMC आउटपुट Q the firm will realize an economic profit equal to Q multiplied P minus ATC। ओके। और ये थोड़े से फार्मूलाज हमें देखने पड़ेंगे कि जी प्राइस जब आपकी एवरेज टोटल कास्ट से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और उस वक्त आप समझें कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है और वो मार्जिनल कास्ट है वो क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाते हैं। सही है। तो फर्म को उस वक्त जो है वो क्या है कि प्रॉफिट जनरेट होगा, और लास्ट जो है वो मिनिमाइज करने के लिए क्या करती है कि जब प्रॉफिट जो प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट से एक्सीड करती है। ठीक है। और मगर एवरेज टोटल कास्ट से कम हो। ठीक है। तो आप समझें कि आप की फर्म जो है वो लॉसेस जो है आपके आप जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। या उसके क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस ATC के बराबर आ जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे ये है कि दो कास्ट के और कॉन्सेप्ट हमने थोड़े से डिस्कस करने हैं, एवरेज टोटल कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट। मैंने बताया था कि एक फिक्स्ड कास्ट होती है और एक वेरिएबल कास्ट होती है। ठीक है। फिक्स्ड कास्ट वो है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल कास्ट बुनियादी तौर पर वो कास्ट है जो कि चेंज कर सकते हैं, और वो वेरिएबल कास्ट बुनियादी तौर पर इनपुट कास्ट कहलाती है। सही है। इनपुट कास्ट में लेबर आ गया, आपकी मशीनरी हो गई, आपके जो मटेरियल यूज होता है वो हो गई। ठीक है। तो अगर आपके कम अज कम आपको जो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है या जो मार्जिनल रेवेन्यू जो आपको एक यूनिट से सेल करने से जनरेट हो रहा है, अगर वो आपकी एवरेज टोटल कास्ट को कवर कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप जितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं वो ले रहे हैं। सही है। और अगर आपका वो जो रेवेन्यू है वो कम से कम आपकी एवरेज वेरिएबल कास्ट को कवर कर रहा है, जो मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसका मतलब है कि आपने लॉसेस जो है वो मिनिमम आपके हैं, जो है वो आपकी कम से कम जो उसके ऊपर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर जो लागत आ रही है वो आपको मिल रही है। सही है। तो आपके लॉस जो है वो उसमें मिनिमाइज हो जाते हैं। यानी देखिए एक यूनिट आपको प्रोड्यूस करने के लिए हमने कहा कि देखिए दो चीजें होती है, प्राइस की होती है ना, प्राइस की हमेशा दो सेगमेंट होते हैं। ठीक है। एक उसकी होती है कास्ट का, और उसके ऊपर दूसरा सेगमेंट होता है उसके प्रॉफिट का। ठीक है। अगर आपको वो कास्ट मिल रही है, और कास्ट के भी आगे फिर दो सेगमेंट होते हैं। ठीक है। और वो कौन से होते हैं, मैं एक थोड़ी सी एनोटेशन करके दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, तो हमने कहा कि आपका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो बराबर होता है आपकी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी के। ठीक है। और जो प्राइस है उसकी भी दो चीजें होती हैं। प्राइस में क्या होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है उसका प्रॉफिट का, और दूसरा होता है उसका कास्ट का। ठीक है। या इसके हम कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो है एक चीज की प्राइस आपने मुकर्रर की 1000 रुपये, सही है, तो आप देखें कि आपका उसमें से 200 प्रॉफिट मार्जिन है और 800 जो है ओरिजिनल इसकी कास्ट है। सही है। तो अब जब आप डिटरमिन करते हैं तो यकीनन आप उसमें जो है वो ये देख रहे हैं कि आपको जो है उसकी प्राइस क्या नाम है आपको उसका तो अगर आप अच्छा सॉरी, ये जो कास्ट है, कास्ट के भी हमने कहा दो सेगमेंट होते हैं, एक है फिक्स्ड कास्ट प्लस
वेरिएबल कास्ट, सही है। फिक्स्ड कास्ट क्या है? फिक्स्ड कास्ट वो कास्ट है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और वेरिएबल कास्ट वो है जो कि आपकी इनपुट कास्ट है। अब यहाँ पे जो बात हमने की पहले, उसका जो सिंपलेस्ट जो मकसद है वो ये है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो है कि कम से कम आपकी जो फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट है, ये टोटल कास्ट अगर आपकी कवर हो रही है, ठीक है, या आप तो आप समझिए कि ये आपका जो एवरेज रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो आपकी टोटल कास्ट को कवर कर रहा है, तो आप समझें कि कम से कम लास्ट की पोजीशन